देवियों और सज्जनों, नमस्कार। व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी। इनको आप हमारे साथ पहले भी देख चुके हैं। आज हमारा जो विषय है वह है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। हमारे देश में एक परंपरा है झूठे नायकों को पूजने की, उनको हीरो बनाने की, उनको महानायक बनाने की। ऐसा ही एक नाम है सैयद अहमद खां का। उनको लोग डॉक्टर, सर और बड़े रेवरेंस के साथ, बड़े आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। इसलिए चलिए उनको डॉक्टर सर सैयद अहमद खां कहते हैं। लेकिन ये सर की उपाधि कौन देता था? अंग्रेज देते थे। उनके बारे में ये ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, मुसलमानों के बड़े हित चिंतक थे। बिल्कुल थे, लेकिन मुसलमानों के किस वर्ग के? क्या 5% अशराफ के, 10% अशराफ के, या पूरे मुसलमानों के वर्ग के, जिसमें 80-85% पसमानदा भी हैं, पिछड़े मुसलमान भी है? लड़कियों की शिक्षा को लेकर क्या उनकी सोच थी? लेकिन शुरू करेंगे उनके सो कॉल्ड नेशनलिज्म से। कम से कम वो नेशनलिस्ट तो कहीं नहीं थे। फैजी भाई, वर्शिपिंग जी। फॉल्स गॉड्स हमारे देश की बीमारी रही है। सैयद अहमद खां भी एक ऐसा ही नाम है। उनको हाँ, नेशनलिस्ट भी बिल्कुल। कहा जाता है। इससे हास्यास्पद बात क्या होगी? आपके विचार? हाँ, देखिए वो अगर भारत के हम भारतीयों की बात की जाए, तो हमारे लिए तो बिल्कुल वो नेशनलिस्ट नहीं थे। हाँ, पाकिस्तान के नेशनलिस्ट थे। पाकिस्तान के जो पूरा जो मुस्लिम नेशनलिज़्म था, उसके फाउंडर थे। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को पोस्टुलेट किया और उसी टू नेशन थ्योरी पे जाते-जाते कुछ समय आगे जाके देश का बँटवारा होता है, जिसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। तो उनको राष्ट्रवादी कहना भारत के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल गलत बात है। ये झूठ फैलाया जाता है। और देखिए उन्होंने तमाम असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद में भी जो वो अंग्रेजों की चाटुकारी करते हुए लिखते हैं, जो 1857 की, उसको वो गदर कहते हैं। असबाब बगावत हिंद, वो बगावत उसको कहते हैं, जबकि हमारे लिए वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसको वो हरामजदगी कहते हैं कि ये हरामजदगी का काम था। और वो कहते हैं कि अंग्रेजों को अगर इससे बचना था तो मुसलमानों की अलग पलटन बनाए होते, हिंदुओं की अलग पलटन बनाए होते, तो ये एकता उनके बीच में हो ही नहीं पाई होती। यानी जो हिंदू सैनिक थे, मुस्लिम सैनिक जो मिल के जो क्रांति करते हैं, वो हो ही नहीं पाई होती। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के नेशनलिस्ट थे और वो किस तरह के हिंदू मुस्लिम एकता के उनको हिंदू मुस्लिम एकता का भी पैरोकार कहा जाता है भारत के अंदर। तो आप देखिए किस तरह के हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, कि बांटने की, अलगाव की बात कर रहे हैं, और उसी को बीज बोया, जिसका आज भी उस अलगाववाद का दंश हम झेल रहे हैं। भले ही देश अलग अलग हो गया, लेकिन आज भी हम भारत के अंदर भी उनकी विचारधारा हर साल सर सैयद के जन्मदिन पे, उनके मरण दिन पे, ये उनको भूत बाहर निकाला जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है, नौजवान पीढ़ी के दिमाग में बताया जाता है कि बहुत बड़े भगवान थे, ये थे, वो थे, भारत के लिए ये किया है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बड़ा काम किया है। ये सारा झूठ हर साल, जैसे मुहर्रम में हर साल हसन हुसैन को जिंदा किया जाता है, फिर दफन किया जाता है, वही सिस्टम सर सैयद के लिए भी है। तो अब मैं आपके चैनल का और आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आज हम बात कर रहे हैं, और निश्चय ही बहुत दूर तक ये बात जाएगी और लोगों के अंदर जागरूकता आएगी कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा दुश्मन है। जी, व्यालोक जी। एक चीज उनके बारे में खास तौर से जो मुझे आपत्तिजनक लगती है, महिला शिक्षा पर उनके विचार बड़े ही प्रतिगामी, रिग्रेसिव, और यहां तक कहें कि बहुत ही बेहुदा किस्म के उनके विचार थे महिलाओं की शिक्षा पर। और जी हाँ, खासतौर बिल्कुल, से वो इसमें कोई दो राय नहीं। जी। और तथाकथित जो निम्न वर्ग था, उसको लेकर भी उनके विचार बहुत ही रिग्रेसिव थे। हाँ, बिल्कुल। वो देखिए कहते हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि लड़कियां पढ़ के जाके जो है पोस्ट ऑफिस में मोहर ठप्पा लगाएं। तो वो खुलेआम इसका विरोध करते थे। एक विरोध करने की वजह ये भी कहते थे कि स्कूल कॉलेज में लड़कियां जाएंगी तो पता नहीं किसके साथ बैठेंगी, किसके साथ उठेंगी। यानी पूरा जो एक पैट्रियार्कल जो एक थिंकिंग होती है कि सेक्सुअलिटी चेक करना महिलाओं की, वो उस लाइन पे, पैट्रियार्कल लाइन पे उसको वो डिफेंड करते हैं। कहते नहीं, औरतों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा जो आपने निम्न वर्ग की बात की, जिसको हम आज देशज पसमानदा कहते हैं, उनको भी पढ़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक जगह एक मदरसा लोग खोल रहे थे, उसमें अंग्रेजी तालीम की भी बात थी। उनको वहां बुलाया गया था। तो उन्होंने देखा कि जब वहां देखा लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो वो समझ गए कि किस समाज के, किस तबके के लोग हैं। जाहिर सी बात है, वो निम्न वर्ग के लोग थे, देशज पसमानदा थे। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए मुझसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये किस तरह के लोगों को आप शिक्षित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अंग्रेजी पढ़ाना ठीक नहीं। ऐसे लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका बता दीजिए, वजू करने का तरीका बता दीजिए, और थोड़ा सा हिसाब किताब बता दीजिए।
और इनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं। यानी वो चाह रहे थे कि निम्न वर्ग को इतनी शिक्षा दो कि इनका जो है सेवक बन सके, इनका जोड़ घटाना कर सके और नमाज और मज पढ़ सके। वो भी नमाज में क्या पढ़ा जाए इसकी नहीं। तो इससे साफ पता, और सर सैयद ने एक जगह नहीं, पचासों अपने भाषणों में इस तरह का जिक्र किया है कि इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए सर शख्स को शिक्षाविद जो कहा जाए, वो शिक्षाविद थे भी नहीं। उनको लगा कि हमारे देश में जो शासन प्रशासन है अशराफ वर्ग का, अंग्रेजों के आने के बाद वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, तो उन्होंने लगा कि अंग्रेज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी जो लेकर आ रहे हैं, उसको हमें हमें भी उसको सीखना चाहिए, ताकि हम अंग्रेजों का भी मुकाबला कर सके और अपने शासन प्रशासन को बचा भी सके। वो एक टूल और साधन के तौर पे आधुनिक शिक्षा, आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने उसको अलाउ किया, जो शासन प्रशासन में यानी अशराफ मर्द, वो इसको सीखे और दुनिया का मुकाबला करे। उनका एजुकेशन से और इससे कोई लेना देना नहीं था। ये ऐतिहासिक तथ्य, और उनके तमाम भाषणों में कलेक्शन है, आप वहां पढ़ सकते हैं, देख सकते हो, कई बार उन्होंने इस तरह की बातें कही। जी व्यालोक जी। एक चीज जो हमारे समाज में ये क्यों चला आता है कि हम क्यों ऐसे झूठे नायक बनाते हैं, चाहे वो हिंदुओं में देखें। अगर मैं हिंदू मुसलमान, चलिए मैं एकदम विभाजन की रेखा खींच देता हूं, तो हिंदुओं में भी जो नायक हैं, उनकी जब कहानियां खुल रही हैं तो लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है। अब इन्होंने साहब एएमयू बनाया, एएमयू में ऐसी विभाजनकारी नींव रखी कि आज तक वहां जिन्ना का पोर्ट्रेट वो लोग लगा रहे हैं, और केवल इस नाम पर कि ये एल्यूमिनाई थे या क्या थे या महान थे पता नहीं। और सैयद अहमद खां की मुसलमान महिलाओं के बारे में इतनी घटिया सोच, निम्न वर्ग जो है, जो पसमानदा वर्ग है, उसको अब वो केवल नौकर बनाए रखना चाह रहे थे। ये उनकी सरासर एक पैट्रियार्कल एंटी दलित सोच जो है। और इसके बाद उनको भारत रत्न और क्या क्या से, मतलब भारत रत्न दिया गया नहीं दिया गया, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं। मतलब मैं केवल कोट अनकोट बता रहा हूं कि उनको भारत रत्न बताने की होड़ चल रही है कि वो भारत के महान बेटे थे, हितैषी थे, जबकि टू नेशन थियरी लाने वाले ये थे। ये कौन सी मानसिकता है हमारी? इसके पीछे क्या देखिए कारण देखते हैं आप? हाँ, देखिए इसको समझने के लिए ना, आप बाहर से जो मुसलमान आया है, जो शासक वर्ग रहा, जो अपने को अशराफ कहता है, यानी उच्च वर्ग का कहता है, शरीफ का बहुवचन अशराफ होता है। यानी हम कहें कि व्यालोक जी एक शरीफ आदमी है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि आप जो है सभ्य तो हो सकते हैं, शरीफ नहीं हो सकते। शरीफ होने के लिए आपको जो है अरब ईरान का ब्लड लाना पड़ेगा। कहाँ से ले आएंगे? मैं कहाँ से ले आऊंगा? मैं भी शरीफ नहीं हो सकता हूँ, मैं सभ्य हो सकता हूँ। भारतीय सभ्यता संस्कृति वाला मैं सभ्य तो हूँ ही। देखिए उनका ये था कि वो अपने समय-समय पे उन्होंने हीरोज़ बनाए, और उस हीरोज़ को आगे करके वो अपने सत्ता वर्चस्व का निर्धारण करते हैं। अगर वो सर सैयद को डिनाई कर देंगे, तो उनके पास आइकन्स कहाँ रह जाते हैं? इस देश में रहने का क्या उनका मतलब है? जब आपके जितने आइडियोलॉग थे, चाहे सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल थे, सर सैयद अहमद खान थे, चाहे जिन्ना थे, जो भी थे, वो तो सब पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान बना लिया। तो यहाँ एक ग्राउंड चाहिए। इसीलिए देखिए कांग्रेस पार्टी से तुष्टीकरण करा के सर सैयद के नाम पे डाक टिकट निकाला गया। सर सैयद को देशभक्त बताया गया, झूठ। सर सैयद को लोकतंत्र का संस्थापक और लोकतंत्र का प्रोपोगेट करने वाला बताया, जबकि वो कहते थे कि बादशाह जो है वो अल्लाह की छाया होती है, इसीलिए उसको जिल्ले इलाही कहते हैं, यानी इलाह जो अल्लाह है उसका जो छाया है वो। तो बताइए, लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ बात है। उनकी लिखी पढ़ी चीज है, मैं कोई अपने घर से ला के नहीं कह रहा हूं। तो उसके पीछे मकसद ये है कि उसका महिमा मंडन करके अशराफ वर्ग अपने सत्ता वर्चस्व को यहां मेंटेन रखना चाहता है। और देखिए अभी आप ट्विटर खंगाल लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, फलाने लोग, सारे लोग सर सैयद की जन्मतिथि पे बधाई दे रहे हैं। जैसे लग रहा है कि इतना खुशी तो महात्मा गांधी पे नहीं मनाते होंगे, मुझे लगता है कि जो है। तो ये इसका फायदा हो रहा है। अशराफ अपने घर में बैठा हुआ है, सारे हिंदू समाज के सेकुलर लिबरल लोग, हम आप सर सैयद वाह, सर सैयद वाह, सर सैयद वाह कह रहे हैं। तो उसके घर में बैठे उसका काम हो रहा है। तो ये बड़े चतुर लोग हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह से इन्होंने मौलाना आजाद को भी हीरो बना के रखा हुआ है। खैर वो मान लीजिए कि बंटवारे के विरोध में थे, लेकिन वो सब झूठी बातें हैं। मौलाना आजाद का मुख्य, कभी उनकी जयंती आएगी तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उनका मुख्य काम यही था कि जितने मुस्लिम लीगी थे, बंटवारे के बाद सबको कांग्रेस टोपी पहना पहना के उन्होंने कांग्रेसी बनाया और उनके सत्ता वर्चस्व को बनाए रखा। एक उदाहरण बस दूंगा कि पटना से 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग से जो आदमी जीता था चुनाव, जब देश का बंटवारा होता है और मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेके चली जाती है, तो पटना में जब फिर चुनाव होता है,
तो आपको पता है कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार कौन था? वही सैयद जफर साहब थे। तो उसके सेहत पे तो कोई वो चुनाव भी जीत जाता है। तो पाकिस्तान भी ले लिया और पटना का एमएलए भी बन गया। तो ये चतुर लोग हैं, इनको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए वो समय-समय पे इस तरह के भगवान बना के रखते हैं इस तरह। अच्छा, और इस्लाम में कहते हैं कि इस्लाम में शख्सियत परस्ती नहीं है। इस्लाम में आप समझ रहे हैं कि कुफ्र हो जाता है। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती जो मनाई जाती है, उसपे इस्लामिक विद्वानों में आपस में मतभेद है। यही अशराफ कहता है कि मोहम्मद साहब की जयंती नहीं मना सकते हैं, लेकिन सर सैयद की जयंती हर साल मनाता है। हसन हुसैन का मरण दिवस हर साल मनाएगा मुहर्रम में। तो ये इस चीज को समझने की जरूरत है कि मोहम्मद साहब की जयंती मनाना हराम है और सर सैयद की जयंती मनाना जायज। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ढोंगी, ये इस्लाम के भी नहीं है, भारत के तो है ही नहीं, ये आप समझ लें। जी भाई साहब, खैर हमारे यहाँ के हाल का क्या कहा जाए। जो मुस्लिम लीगी बच गए थे, और बच क्या गए थे, आज मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अक्सर यहाँ के कुछ मुसलमान जो नेता हैं कहते हैं किसी के बाप का थोड़े है, हमारा खून भी शामिल है। और मैं बार बार कहता हूं कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। आपसे तो मांगा जाएगा, क्योंकि आपका खून नहीं शामिल है। 95% लोगों ने, आप लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया था, आपके बाप दादा ने। ये 5% में आप नहीं थे सर। और हमारे यहाँ तो मुस्लिम लीग ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पाए गए हैं सर। 16 उनकी संख्या थी, जो मैं इस पाकिस्तान पे नहीं बताऊं, गए। मैं इस पे एक बात कहूं। चुनाव में जो पसमानदा आंदोलन था उस वक्त जब एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, उसके बाद भी हम लोगों ने उनको चुनाव हराया। और जितने भी अशराफी संगठन थे मुस्लिम लीग के अलावा जो पार्टीशन का विरोध कर रहे थे, जैसे जमात उलमा हिंद था, नेशनलिस्ट पार्टी थी, ये सारी पार्टियां हार गई और मुस्लिम लीग एक तरफा जीती। इसका मतलब सारा अशराफ वर्ग पाकिस्तान के फेवर में था। कुछ जो विरोध था, प्रतिरोध था, पसमानदा समाज की तरफ से था, लेकिन पसमानदा समाज को वोट देने का राइट नहीं था। उस तरह से पैसे वाले नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी हमने उनको कई एक सीट बिहार में हराया और कई जगह हराया। एक अलग। दूसरी चीज जो आपने संविधान सभा की बात की, ऐसे 11-12 लोग जो दिन भर बहस करते थे कि भारत का संविधान कैसा होगा अशराफ वर्ग से, और रात को पाकिस्तान भाग जाते थे। आप समझ लीजिए कि ऐसे 11-12 लोगों का तो डॉक्यूमेंटेड है, और भागे कितने होंगे ये आप समझ लीजिए कि बहस करते थे। अच्छा, कितना दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था आसिम बिहारी के नेतृत्व में, उस समाज के उस प्रतिनिधियों को संविधान सभा में उस तरह से जगह नहीं थी जिस तरह से अशराफ वर्ग को जगह दिया था। ये भी एक विडंबना थी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि संविधान सभा ने बड़ी मेहनत करके 3 साल में एक अच्छा संविधान बनाया, जिसपे हमने एक अच्छा हमारे बुजुर्गों ने एक अच्छा देश बनाया। और आज हम गर्व के साथ वह लोग जी, हम लोग गर्वान्वित होते हैं कि नहीं, हमने हमने जो रास्ता चुना वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है, जबकि आप पाकिस्तान ने जो रास्ता चुना, अशराफ ने जो रास्ता चुना, वो गर्त की तरफ जा रहा है, अंधकार की तरफ जा रहा है। जी फैजी भाई, रास्ता जो भी हमने चुना और जिधर भी हम जा रहे हैं, लेकिन दिख तो ये रहा है कि बदरुद्दीन अजमल नाम का एक वाहियात आदमी जो आपकी संसद में मौजूद है, वह ये भी कह रहा है कि संसद की जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। दिख तो ये भी रहा है कि वक्फ बोर्ड की 2 मीटिंग से ये सारे के सारे भाग जा रहे हैं, इसलिए जी क्योंकि पोल खुल गई है कि जी आखिर वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने इतना धारदार क्यों बनाया। क्योंकि भैया मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन हड़प रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कर्नाटक के माइनॉरिटी बोर्ड के एक्स चेयरमैन कह रहे हैं, जो खुद मुसलमान हैं। जी जी अब मैं इस ये पे सारी जब जी पोल खुल रही है तो बड़ा मजा आ रहा है। अब आप वैलोक जी, मैं इस पे दो बातें कहूंगा। जैसे कि आपने कहा था कि चर्चा को शॉर्ट रखा जाएगा, मैं इस पे दो बातें कहना चाहूंगा। देखिए, जो आजकल मौजूदा दौर में भारत में जो मुस्लिम विमर्श चल रहा है, आपने अजमल जी का नाम लिया। मुस्लिम विमर्श समझिए क्या है। मुस्लिम विमर्श ट्यूनेशन थ्योरी का परिवर्तित रूप है। अब ट्यूनेशन थ्योरी तो कह नहीं सकते, तो मुस्लिम विमर्श, मुसलमान ये मुसलमान वो। और मुसलमान जब ये कहते हैं तो उसका मतलब मुसलमान नहीं होता है। जब ये अल्पसंख्यक कहते हैं उसका मतलब अशराफ होता है। ये अशराफ विमर्श है। तो ट्यूनेशन थ्योरी को जिंदा रखा गया मुस्लिम विमर्श के नाम पे। इसमें शामिल कौन होता है? अशराफ तो है, ये तो उसका विमर्श है। तो बात समझ में आती है कि वो अपने सत्ता वर्चस्व के लिए लगा हुआ। हम जो छाती पीटते हैं पसमानदा हिंदू, जो छाती पीटता है कि नहीं मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो जाए, जो हमारा तथाकथित सेकुलर लिबरल लोग, ये इनको कौन समझाएगा? पहली चीज। दूसरी चीज, वक्फ पे हम लोगों ने बात किया था और उस वीडियो में देखा जा सकता है। मैं यहाँ बस एक बात कहना चाहूँ कि वक्फ
बोर्ड क्या, देखिए जमीनें बचाने का, अशराफ ने अपने जमीनों बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का पूरा खेल किया, अंग्रेजों के जमाने में बनवाया। पार्टीशन के बाद जो जमीनें, आप जानते हैं कि कस्टोडियन विभाग बना करता था कि जो जमीनें छोड़ के जा रहे हैं दोनों तरफ बना था, उनकी जमीनें कस्टोडियन विभाग ले लेती थी और शरणार्थियों को बसाती थी। अशराफ ने क्या किया, जो यहाँ से गए, जो उनके यहाँ रिश्तेदार रह गए या नहीं भी रह गए, तो उनको कहेगा कि नहीं ये तो वक्फ है, फलाने जमाने से, इसीलिए उसका कागज नहीं है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि कोई भी चीज करो तो लिखित रूप से, सूरह बकरा में ये कहा गया है कि अगर आप कोई चीज करते हो तो गवाही के गवाह रख के उसको लिख लिया करो, रिटेन कर लिया करो। तो वहां बचाया पहला इन्होंने जमीन, कस्टोडियन वाली जमीन को वक्फ करके कि ये वक्फ में चला गया। उसके बाद जब जमींदारी उन्मूलन हुआ 1954 की बात है, उसमें भी इन्होंने बचाया, अपने कारिंदों को जमीनें दी, कई एक तरीके से जमीनें बचाया। उसमें एक वक्फ का भी खेल था कि भाई ये तो जमीन वक्फ है। अब जब राजा यही थे इस देश के 650 साल की, तो पूरा भारत इनका था और पूरा भारत वक्फ तो हो ही जाएगा ना फिर। जब पार्टीशन के वक्त वक्फ वक्फ करके बचाया, जमींदारी उन्मूलन में वक्फ के तरफ बचाया, तो ये पूरा खेल है अपने सत्ता वर्चस्व, अपनी भूमि को बचाने का। जबकि ये भूमि तो ईरान अरब से तो भूमि लेके नहीं आते, ये तो हमारी बाप दादा की भूमि थी जिसकी गर्दनें काट के इन लोगों ने भूमि पे कब्जा किया। तो वक्फ का ये एक कट शॉट आप समझिए। जी व्यालोक जी। फैजी भाई, इजाजत देने की इच्छा तो नहीं हो रही है क्योंकि ये विषय ऐसा है, लेकिन इसको हम कई सीरीज में करेंगे। दर्शकों श्रोताओं, फैजी भाई की ट्रेन है और आज अगर इनका ट्रेन छूट गई तो ये हमारे गर्दन पकड़ लिए हैं। तो ऐसे अब इनका दाढ़ ये से ले अब यही से इनका जायज है नहीं। और दर्शकों श्रोताओं, आप जिस तरह हम पर स्नेह और प्रेम बनाए हुए हैं, बनाए रखें। व्यालोक वाणी को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। फैजी भाई, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारा आपका एक ही मकसद है कि देश के लोगों को जागरूकता फैले, लोग समझे कि सर सैयद कितना बड़ा धोखा है इस देश का। अगर एक आदमी भी हमारे आपके बात कहने से सजग हो गया तो हम समझेंगे कि हमारा सार्थक हो गया और ट्रेन का रिस्क लेना हमारा सार्थक हो गया। थैंक यू।